दिल्ली सल्तनत की कहानी में खिलजी वंश का आगमन एक बड़े बदलाव का प्रतीक था, जिसे इतिहासकार खिलजी क्रांति कहते हैं। यह सिर्फ एक वंश का दूसरे वंश से सत्ता छीनना नहीं था, बल्कि यह तुर्की अमीरों के उस घमंड को तोड़ना था जो मानते थे कि शासन करने का अधिकार केवल उच्च कुल के तुर्कों को ही है। खिलजी, जो मूल रूप से तुर्किस्तान से आए थे, लंबे समय से अफगानिस्तान में बस गए थे और उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों को अपना लिया था। इसलिए दिल्ली के पुराने तुर्की अमीर उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते थे। इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि सत्ता तलवार के जोर पर हासिल की जा सकती है, किसी खास खानदान में पैदा होने से नहीं। इसने भारतीय मुसलमानों और गैर तुर्कों के लिए भी सत्ता के दरवाजे खोल दिए, जो पहले बंद थे। इस वंश की नींव रखने वाले जलालुद्दीन खिलजी थे, जो उस समय के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने गुलाम वंश के आखिरी कमजोर शासकों के दौर में फैली अराजकता को खत्म किया। 1390 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी और वह खून खराबे से बचना चाहते थे। उनकी सोच थी कि सल्तनत को ताकत से नहीं बल्कि लोगों का दिल जीत कर चलाना चाहिए। उनके बाद उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत की बागडोर संभाली। अलाउद्दीन अपने चाचा के बिल्कुल विपरीत थे। वह क्रूर, महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही कुशल शासक थे। उनका शासन खिलजी वंश का सुनहरा दौर माना जाता है, जिसमें सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। खिलजी वंश का शासनकाल भले ही सिर्फ 30 साल यानी 1390 से 1320 तक का रहा हो, लेकिन भारतीय इतिहास पर इसका गहरा असर पड़ा। इस छोटे से दौर में सल्तनत की सीमाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और प्रशासन में ऐसे सुधार किए गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाई जिसमें सुल्तान की ताकत सबसे ऊपर थी। उन्होंने बाजार को नियंत्रित किया, सेना को मजबूत बनाया और मंगोलों के भयानक आक्रमणों से भारत की रक्षा की। यह दौर न केवल युद्ध और विजय का था, बल्कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इसने अपनी छाप छोड़ी। अमीर खुसरो जैसे महान कवि इसी काल में हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाया। इस वंश के शासकों ने दिल्ली को एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बना दिया। उन्होंने यह दिखाया कि एक मजबूत इच्छा शक्ति और कुशल रणनीति से बड़े साम्राज्य को खड़ा किया जा सकता है। जलालुद्दीन की उदारता से शुरू हुआ यह सफर अलाउद्दीन की कठोरता और दूरदर्शिता से अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। खिलजी शासकों ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा और एक नई प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका प्रभाव आने वाले कई 100 सालों तक दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य पर भी दिखाई देता है। यह कहानी एक बूढ़े सुल्तान की रहमदिली से शुरू होकर एक नौजवान बादशाह की असीम महत्वाकांक्षाओं तक जाती है, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। वह रक्तपात के सख्त खिलाफ थे और उनका मानना था कि एक सच्चा मुसलमान शासक कभी भी बेरहम नहीं हो सकता। उन्होंने बिना प्रजा की इच्छा के शासन न करने की नीति अपनाई, जो उस समय के लिए एक बिल्कुल नई बात थी। वह अपने विरोधियों और विद्रोहियों के प्रति भी बहुत उदार थे। जब मलिक छज्जू जैसे शक्तिशाली अमीर ने विद्रोह कर दिया, तो जलालुद्दीन ने उसे हराने के बाद माफ कर दिया और उसे एक दावत पर बुलाया। उनकी इस उदारता को कई दरबारी उनकी कमजोरी मानते थे, क्योंकि उस दौर में विद्रोह का मतलब सिर्फ मौत की सजा होता था। अपने 6 साल के छोटे से शासनकाल में जलालुद्दीन ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की कोशिश की। उन्होंने कठोर दंड विधान को नरम बनाया और लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए भयानक सजाएं देना बंद कर दिया। वह दिल्ली के पुराने तुर्की अमीरों का दिल जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई पुराने अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा। उनके दरबार में हमेशा एक खुशनुमा माहौल रहता था, जहां संगीत और साहित्य को बहुत सम्मान दिया जाता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी उनके दरबारी कवियों में से थे, जिन्हें सुल्तान का पूरा संरक्षण प्राप्त था। जलालुद्दीन अक्सर उनकी शायरी सुनते और उनकी विद्वता की तारीफ करते थे। यह शांति और सहिष्णुता का एक छोटा सा दौर था, जो दिल्ली ने बहुत समय से नहीं देखा था। हालांकि जलालुद्दीन की उदारता
हर किसी को रास नहीं आई। उनके शासनकाल में कई विद्रोह हुए जिन्हें उन्होंने नरमी से दबाया, लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसमें उन्होंने कठोरता दिखाई। जब सीधी मौला नामक एक दरवेश पर सुल्तान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा तो जलालुद्दीन ने उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। इस घटना ने उनकी छवि पर एक दाग लगा दिया और कहा जाता है कि इसके बाद सल्तनत पर कई मुश्किलें आईं, जैसे सूखा और अकाल। उनके समय में मंगोलों ने भी हमले किए, लेकिन जलालुद्दीन ने उनसे लड़ने के बजाय संधि कर ली। उन्होंने कुछ मंगोलों को दिल्ली में बसने की इजाजत भी दे दी, जो बाद में नवीन मुसलमान कहलाए और मंगोलपुरी इलाके में बस गए। जलालुद्दीन के शासन का सबसे दुखद अंत उनके अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हुआ। अलाउद्दीन बहुत महत्वाकांक्षी था और दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। उसने देवगिरी पर हमला करके अपार धन दौलत इकट्ठी की और इस जीत का जश्न मनाने के बहाने सुल्तान को कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद के पास बुलाया। जलालुद्दीन अपने भतीजे पर बहुत भरोसा करते थे और बिना किसी सुरक्षा के उससे मिलने चले गए। वहीं गंगा नदी के किनारे जब बूढ़े सुल्तान ने अलाउद्दीन को गले लगाया तो धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह एक उदार शासक का अंत हुआ और दिल्ली की सत्ता पर एक ऐसे सुल्तान का कब्जा हुआ जो इतिहास की धारा को मोड़ने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशास्प था। वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे और बचपन से ही बहुत साहसी और लड़ाकू स्वभाव के थे। उनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा जलालुद्दीन ने ही किया था। अलाउद्दीन को अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उनमें एक शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे। वह एक बेहतरीन घुड़सवार, एक कुशल तलवारबाज और एक चालाक रणनीतिकार थे। उनकी शादी जलालुद्दीन की बेटी से हुई थी, लेकिन उनका अपनी पत्नी और सास से रिश्ता अच्छा नहीं था। शायद इसी पारिवारिक कलह ने उन्हें और ज्यादा महत्वाकांक्षी बना दिया और वह अपनी एक अलग पहचान बनाने के सपने देखने लगे। सुल्तान बनने की उनकी महत्वाकांक्षा तब और बढ़ गई जब उन्हें कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी एक वफादार सेना तैयार की। वह जानते थे कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने 1396 में दक्षिण भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक देवगिरी पर हमला करने की योजना बनाई। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, क्योंकि उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन से इसकी इजाजत नहीं ली थी। वह अपनी छोटी सी सेना के साथ सैकड़ों मील का सफर तय करके देवगिरी पहुंचे और वहां के राजा रामचंद्र देव को अचानक हमले से चौंका दिया। उन्होंने राजा को हराकर इतनी दौलत लूटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देवगिरी की लूट ने अलाउद्दीन को दिल्ली का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। अब उनके पास एक बड़ी सेना बनाने और अमीरों को अपनी तरफ करने के लिए पैसा था। जब सुल्तान जलालुद्दीन को इस जीत की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए और अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा की ओर चल पड़े। उनके सलाहकारों ने उन्हें सावधान किया, लेकिन बूढ़े सुल्तान ने किसी की नहीं सुनी। कड़ा में अलाउद्दीन ने बड़ी विनम्रता का नाटक किया और सुल्तान के पैरों पर गिर गया। जैसे ही जलालुद्दीन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सैनिकों ने सुल्तान की हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक सबसे काला दिन था। अपने चाचा की हत्या के बाद अलाउद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसने देवगिरी से लूटे गए सोने चांदी को अमीरों, सैनिकों और आम जनता में पानी की तरह बहाया, ताकि लोग जलालुद्दीन की हत्या को भूल जाएं और उसे अपना नया सुल्तान मान लें। शुरुआत में कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन अलाउद्दीन ने अपनी क्रूरता और दौलत के जोर पर सभी विद्रोहों को कुचल दिया। उसने जलालुद्दीन के परिवार के सभी सदस्यों को या तो मरवा दिया या अंधा कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी उसके सिंहासन के लिए खतरा न बन सके। इस तरह धोखे और खून खराबे के साथ अलाउद्दीन खिलजी के उस शासन की शुरुआत हुई जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर बनने का सपना देखा।
वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसके एक वफादार सलाहकार दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क ने उसे सलाह दी कि पहले पूरे हिंदुस्तान को जीतना जरूरी है। अलाउद्दीन को यह बात समझ में आ गई और उसने उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसका पहला बड़ा सैन्य अभियान 1399 में गुजरात के खिलाफ था। गुजरात उस समय अपने व्यापार, बंदरगाहों और धन दौलत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन ने अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को एक बड़ी सेना के साथ गुजरात भेजा। गुजरात के राजा कर्णदेव वाघेला खिलजी सेना का सामना नहीं कर सके और अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी में शरण ली। खिलजी सेना ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को बुरी तरह लूटा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को एक बार फिर तोड़ा। इसी लूट के दौरान नुसरत खान ने खंभात के बाजार से एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली गुलाम मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। यही मलिक काफूर बाद में अलाउद्दीन का सबसे वफादार सेनापति बना और उसने सुल्तान के लिए दक्षिण भारत को जीता। गुजरात की विजय ने अलाउद्दीन को अपार संपत्ति दी और सल्तनत को समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक पहुंचा दिया। गुजरात के बाद अलाउद्दीन का अगला निशाना राजस्थान का शक्तिशाली किला रणथंभौर था। रणथंभौर पर उस समय वीर राजपूत राजा हम्मीर देव का शासन था, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अलाउद्दीन के कुछ विद्रोही मंगोल सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसे सुल्तान ने अपनी सत्ता को चुनौती माना। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। यह किला अपनी मजबूत बनावट और भौगोलिक स्थिति के कारण लगभग अजेय माना जाता था। खिलजी सेना ने किले को कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस घेराबंदी के दौरान अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान मारा गया, जिससे सेना का मनोबल टूट गया। जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी तो अलाउद्दीन ने एक बार फिर धोखे का सहारा लिया। उसने राजा हम्मीर देव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और उनके प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया। रणमल ने किले के गुप्त रास्ते और रसद की जानकारी खिलजी सेना को दे दी। जब राजपूतों को लगा कि अब हार निश्चित है, तो उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। किले की सभी राजपूत महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी और राजा हम्मीर देव अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रणथंभौर की यह विजय अलाउद्दीन के लिए बहुत महंगी साबित हुई, लेकिन इससे राजस्थान में उसकी धाक जम गई। रणथंभौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की नजरें मेवाड़ के गौरवशाली किले चित्तौड़गढ़ पर टिक गईं। चित्तौड़ का किला अपनी सामरिक स्थिति के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन यह राजपूतों की आन, बाण और शान का भी प्रतीक था। 1303 में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारणों को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति का हिस्सा था। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति पद्मावत के अनुसार इस आक्रमण का मुख्य कारण चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को पाने की अलाउद्दीन की इच्छा थी। कहानी के मुताबिक अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह से रानी पद्मिनी की एक झलक दिखाने की मांग की। राजपूत परंपरा के खिलाफ होने के बावजूद राजा ने यह शर्त रखी कि अलाउद्दीन रानी को सीधे नहीं बल्कि एक आईने में देखेगा। रानी को देखने के बाद अलाउद्दीन की इच्छा और बढ़ गई और उसने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। फिर उसने संदेश भेजा कि राजा को तभी छोड़ा जाएगा जब रानी पद्मिनी उसके हरम में आ जाएंगी। इस संकट की घड़ी में गोरा और बादल जैसे राजपूत योद्धाओं ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने पालकियों में सैनिकों को छिपाकर किले से बाहर भेजा और अलाउद्दीन के चंगुल से राजा को छुड़ा लिया। इस धोखे से गुस्साए अलाउद्दीन ने किले पर भीषण हमला कर दिया। लगभग 8 महीनों की लंबी घेराबंदी के बाद जब किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो राजपूतों ने अंतिम युद्ध का फैसला किया। राजा रतन सिंह और उनके बहादुर सैनिक केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मनों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के बाद रानी पद्मिनी के नेतृत्व में
किले की 16,000 राजपूत महिलाओं ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। चित्तौड़ की यह विजय अलाउद्दीन के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह राजपूतों के अदम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा बन गई। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्यों को जीतने के लिए अपने अभियान जारी रखे। उसने मालवा, सिवाना और जालौर जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों को एक एक करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1308 में सिवाना के किले पर कब्जा किया गया, जहां के शासक शीतल देव ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इसके बाद 1311 में जालौर की बारी आई, जहां के राजा कान्हड़ देव ने कई सालों तक खिलजी सेना का डटकर मुकाबला किया। इन सभी जीतों ने अलाउद्दीन को लगभग पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया। अब उसका ध्यान दक्षिण भारत के अमीर राज्यों की ओर गया, जहां से उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए धन मिलना था। उत्तर भारत पर अपना कब्जा मजबूत करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया, जो अपनी अपार धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। उसका मकसद इन राज्यों पर सीधे शासन करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने और सालाना कर देने के लिए मजबूर करना था। इस मुश्किल काम के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को चुना। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर फिर से चढ़ाई की, क्योंकि राजा रामचंद्र देव ने दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया था। इस बार रामचंद्र देव को आसानी से हरा दिया गया और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें राय रायण की उपाधि दी और उनका राज्य वापस लौटा दिया। इस नीति ने दक्षिण के अन्य राजाओं को एक कड़ा संदेश दिया। देवगिरी को अपना आधार बनाकर मलिक काफूर ने दक्षिण में अपने अभियान आगे बढ़ाए। 1309 में उसने तेलंगाना के काकतीय वंश की राजधानी वारंगल पर हमला किया। वहां के राजा प्रतापरुद्र देव ने एक मजबूत किले में शरण ली, लेकिन लंबी घेराबंदी के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन्होंने न केवल बहुत सारा सोना, हीरे और घोड़े दिए, बल्कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अलाउद्दीन को भेंट किया। इसके बाद 1310 में काफूर ने होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र, जो आज के कर्नाटक में है, पर आक्रमण किया। वहां के राजा वीर बल्लाल तृतीय को भी हार माननी पड़ी। इन जीतों से मलिक काफूर का हौसला 7वें आसमान पर था। दक्षिण में अलाउद्दीन का सबसे साहसी अभियान पांड्य साम्राज्य के खिलाफ था, जो भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित था। वहां दो भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच सिंहासन के लिए गृहयुद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर से मदद मांगी, जिसने इसे एक सुनहरा अवसर माना। 1311 में काफूर की सेना ने मदुरई जैसे मंदिरों के शहर को लूटा और रामेश्वरम तक पहुंच गई। यह पहली बार था जब दिल्ली सल्तनत की सेना इतनी दूर दक्षिण तक पहुंची थी। इन अभियानों से अलाउद्दीन को इतनी दौलत मिली जितनी दिल्ली के किसी सुल्तान ने कभी नहीं देखी थी। इस धन का उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने और मंगोलों के हमलों का सामना करने के लिए किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की एक सबसे बड़ी चुनौती उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल आक्रमण थे। मंगोल उस समय दुनिया की सबसे खूंखार ताकत थे और वे बार बार भारत पर हमला कर रहे थे। अलाउद्दीन ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए और सीमा पर सबसे अच्छे कमांडरों को तैनात किया। उसने अपनी सेना को बहुत बड़ा और शक्तिशाली बनाया। कई बार मंगोल दिल्ली के पास तक पहुंच गए, लेकिन हर बार अलाउद्दीन की सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया। उसने मंगोल कैदियों के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया और उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया, ताकि भविष्य में कोई हमला करने की हिम्मत न करे। उसकी इस कठोर नीति ने भारत को मंगोलों की तबाही से बचा लिया। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी था। उसने सल्तनत को चलाने के लिए कई नए और क्रांतिकारी सुधार लागू किए, जो पहले किसी ने नहीं सोचे थे। उसका सबसे प्रसिद्ध सुधार था बाजार नियंत्रण नीति।
मंगोलों से लड़ने के लिए उसे एक बहुत बड़ी स्थायी सेना की जरूरत थी, लेकिन खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना सैनिकों को वेतन देना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए अलाउद्दीन ने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने सभी जरूरी चीजों जैसे अनाज, कपड़े, घोड़े और गुलामों की कीमतें तय कर दी। कोई भी व्यापारी तय कीमत से ज्यादा पर सामान नहीं बेच सकता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए उसने शाहनाए मंडी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जो बाजारों की देखरेख करता था। उसने एक कुशल जासूसी प्रणाली भी बनाई जो उसे हर बाजार की गतिविधियों की खबर देती थी। जो भी व्यापारी कम तोलता था या ज्यादा कीमत वसूलता था, उसे कठोर सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि अगर कोई दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। इस डर से भ्रष्टाचार और कालाबाजारी लगभग खत्म हो गई। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कम वेतन में भी सैनिक और आम लोग अपना गुजारा आसानी से कर सकते थे। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने सेना में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल और स्थायी केंद्रीय सेना रखी। उसने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की, जबकि पहले उन्हें जागीर यानी जमीन का टुकड़ा दी जाती थी। इससे सैनिक सीधे सुल्तान के प्रति वफादार हो गए। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने और धोखाधड़ी से बचने के लिए उसने दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की। दाग में सेना के घोड़ों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि उन्हें बदला न जा सके, और हुलिया में हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि कोई अपनी जगह किसी और को न भेज सके। इन सुधारों ने खिलजी सेना को उस समय की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेना बना दिया। अलाउद्दीन ने राजस्व प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए। उसने अमीरों, जमींदारों और बिचौलियों की ताकत को खत्म करने के लिए जमीन की पैमाइश करवाई और उपज का 50% हिस्सा सीधे लगान के रूप में वसूलना शुरू कर दिया। यह उस समय की सबसे ऊंची लगान दर थी। उसने चराई कर यानी घरी और आवास कर यानी चरी जैसे नए कर भी लगाए। इन कठोर उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी के पास इतना अतिरिक्त धन न बचे कि वह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की सोच सके। उसकी जासूसी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि अमीरों को आपस में बात करने या दावतें आयोजित करने से भी डर लगता था। अलाउद्दीन का मानना था कि डर और नियंत्रण ही एक मजबूत साम्राज्य की नींव होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जितना युद्ध और प्रशासन के लिए जाना जाता है, उतना ही उसके निर्माण कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। उसने दिल्ली में कई शानदार इमारतें बनवाईं, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल हैं। उसके निर्माण कार्य उसकी ताकत और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। मंगोलों के लगातार हमलों से दिल्ली को बचाने के लिए उसने 1303 में एक नई राजधानी सीरी का निर्माण करवाया। सीरी का किला बहुत मजबूत दीवारों और बुर्जों से घिरा हुआ था। इसके अंदर उसने अपने और अपने दरबारियों के लिए महल बनवाए। आज सीरी किले के केवल कुछ अवशेष ही बचे हैं, लेकिन यह उस समय की एक महत्वपूर्ण सामरिक उपलब्धि थी। अलाउद्दीन की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक अलाई दरवाजा है, जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसे अलाउद्दीन ने बनवाया था। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है और इस पर कुरान की आयतों की बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। अलाई दरवाजा को भारत में वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए पहले गुंबद का श्रेय दिया जाता है। इसकी सुंदर मेहराबें और जटिल जाली का काम तुर्की और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत संगम को दिखाता है। यह इमारत इतनी खूबसूरत है कि इसे इस्लामी वास्तुकला के खजाने का एक अनमोल मोती कहा जाता है। अलाउद्दीन ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण करवाया, जिसे हौज-ए-अलाई या हौज खास के नाम से जाना जाता है। यह तालाब सीरी के निवासियों को पानी की आपूर्ति करता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसके किनारे एक मदरसा और अपना मकबरा बनवाया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आज भी हौज खास दिल्ली का एक लोकप्रिय इलाका है। इसके अलावा
अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जमात खाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। यह मस्जिद भी लाल बलुआ पत्थर से बनी है और खिलजी वास्तुकला की सादगी और मजबूती का एक अच्छा उदाहरण है। अलाउद्दीन कुतुब मीनार से भी बहुत प्रभावित था और वह उससे भी दोगुनी ऊंची एक मीनार बनाना चाहता था। उसने कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार का निर्माण शुरू भी करवाया। उसकी योजना एक ऐसी मीनार बनाने की थी जो दुनिया में सबसे ऊंची हो और उसकी जीत का प्रतीक बने। उसने मीनार की पहली मंजिल का निर्माण पूरा भी कर लिया था, लेकिन 1316 में उसकी मृत्यु हो गई और यह महत्वाकांक्षी परियोजना अधूरी रह गई। आज भी कुतुब परिसर में इस अधूरी मीनार की नींव देखी जा सकती है, जो हमें अलाउद्दीन के विशाल सपनों की याद दिलाती है। ये सभी निर्माण कार्य खिलजी वंश की कला और वास्तुकला में रुचि को दर्शाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासन जितना शानदार था, उसका अंत उतना ही दुखद रहा। अपने जीवन के आखिरी सालों में वह बहुत बीमार और अकेला हो गया था। उसने सारी ताकत अपने सबसे वफादार सेनापति मलिक काफूर के हाथों में सौंप दी थी, जो खुद सुल्तान बनने के सपने देखने लगा था। काफूर ने सुल्तान को उसके परिवार से दूर कर दिया और उसके बेटों को अंधा करवा दिया या कैद कर लिया। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और कई इतिहासकारों का मानना है कि मलिक काफूर ने ही उसे जहर दिया था। अलाउद्दीन की मौत के बाद सल्तनत में एक बार फिर अराजकता और साजिशों का दौर शुरू हो गया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाकर खुद शासन करने लगा, लेकिन उसकी सत्ता केवल 35 दिनों तक ही चली। अलाउद्दीन के वफादार अंगरक्षकों ने काफूर की हत्या कर दी और उसके एक और बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को सुल्तान बनाया। मुबारक शाह एक कमजोर और अयोग्य शासक साबित हुआ। उसने अपने पिता के सभी कठोर नियमों को खत्म कर दिया, जिससे प्रशासन में डील आ गई और अमीर फिर से शक्तिशाली हो गए। वह अपना ज्यादातर समय भोग विलास में बिताता था। उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ जब उसके ही एक पसंदीदा गुलाम खुसरो खान ने 1320 में उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन बैठा। खुसरो खान के शासन के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया। पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली पर हमला करके उसे हरा दिया। इसके बाद गाजी मलिक ने तुगलक वंश की नींव रखी। इस तरह जिस खिलजी वंश की शुरुआत एक सैन्य क्रांति से हुई थी, उसका अंत भी खून खराबे और धोखे के साथ हुआ। खिलजी वंश का शासनकाल भले ही सिर्फ 30 साल का रहा हो, लेकिन इसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने दिल्ली सल्तनत को एक अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल दिया, जिसकी सीमाएं दक्षिण में मदुरई तक फैली थीं। खिलजी वंश की सबसे बड़ी विरासत उसके प्रशासनिक और सैन्य सुधार थे। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, स्थायी सेना, दाग और हुलिया प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं ने सल्तनत को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उसने मंगोलों के आक्रमण से भारत की रक्षा की, जो उसकी एक महान उपलब्धि थी। इसी काल में अमीर खुसरो जैसे महान कवि और संगीतकार हुए, जिन्हें तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। खुसरो ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग किया और कव्वाली तथा सितार जैसे संगीत रूपों के आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलजी वंश यह दिखाता है कि कैसे एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक इतिहास की दिशा बदल सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि क्रूरता और धोखे से हासिल की गई सत्ता कभी स्थायी नहीं होती।